अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोमेन 1 और इसका पार्ट 11 आज मैं रिकॉर्ड करूँगी। और हमने पार्ट 9 जो है ना उससे हमने पॉइंट नंबर 67 पे फिनिश किया था, और आज जो है पार्ट 11 पॉइंट नंबर 68 से स्टार्ट करेंगे। चलें, पॉइंट नंबर 68 क्या है? फिर से एक बात कहूँगी, अपनी नोट्स अपने सामने रखिएगा, अदरवाइज आप लॉस्ट हो जाएंगे और आपकी समझ में नहीं आएगी बात। तो नोट्स को सामने रखकर फिर ये लेक्चर सुनना ना। तो क्या है भाई, पॉइंट नंबर 68 है कंटिन्यूटी प्लानिंग, हाउ टू कंटिन्यू बिजनेस। देखें, पहले तो इंसान बिजनेस बनाता है और फिर जो है ना बिजनेस बनाने में मेहनत करता है, और फिर बिजनेस को कंटिन्यू कैसे रखना, ये एक बहुत बड़ी मेहनत है। और अगर इसकी स्ट्रैटेजी जो है वो सक्सेसफुल हो गई तो फिर बिजनेस जो है बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत स्मूथ जाएगा। अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि 2 प्राइमरी सब टास्क इन्वॉल्व इन कंटिन्यूटी प्लानिंग। इसका नंबर 1 है स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। हर चीज़ में सबसे पहले स्ट्रैटेजिकल प्लान आता है ना। दिस ब्रिजेस द गैप बिटवीन द बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस एंड द continuity planning phase of BCP, that is business continuity plan development. The BCP team should look back to the MTT, maximum tolerance downtime, estimated created during the early stages of the BIA, and determines which risks are deemed acceptable and which must be mitigated by BCP continuity provisions ना। जो बहुत ज़रूरी है स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, ये ज़रूरी है कि जो आपका जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है ना, उसको आपने सबसे पहले देखना है कि मैक्सिमम टॉलरेंस डाउन टाइम क्या है। यानी अगर आपका सिस्टम रुक जाता है तो आप कितनी देर तक सरवाइव कर सकते हैं उस रुके हुए बिजनेस से। तो आपको वो बनाना है, वो स्ट्रैटेजी बनानी है कि अगर आपका बिजनेस रुक जाता है तो आप के बिजनेस को या तो बिल्कुल नुकसान ना हो या फिर कम से कम नुकसान होना। तो ये है मैक्सिमम टॉलरेबल डाउन टाइम ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर तो ये नहीं इस पर फोकस ना किया गया ना तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ जितनी भी बात कर रहे हैं वो हमारा ताल्लुक आईटी से है, और हमारा ताल्लुक जो है साइबर सिक्योरिटी से है ना। तो हमारी तो हर चीज़ कंप्यूटर से ही रिलेटेड, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्यूटर से ही रिलेटेड होगी ना। अच्छा, पर इसका जो दूसरा पॉइंट है प्रोविजंस एंड प्रोसेसेस, इट्स अ मीट ऑफ द एंटायर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान ना। प्रोविजंस क्या है? हमारे जो एसेट्स हैं वो हमारी प्रोविजन है, और फिर उसके प्रोसेसेस, ठीक है ना। 3 एसेट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, यानी कि वही बात आ गई कि है ना, एसेट्स अगर नहीं प्रोटेक्ट हुए ना तो कोई बिजनेस कभी भी कहीं भी तरक्की नहीं कर सकता है। सबसे पहला तो है पीपल within the organization must be safe during and after an emergency. ह्यूमन सेफ्टी जो है ना वो सिर्फ डिजास्टर के लिए नहीं फोकस करनी है, ह्यूमन सेफ्टी ऑन अ रेगुलर बेसिस पर फोकस करना है। यानी कि सब बंदे काम कर रहे हैं, किसी को कुछ लग ना जाए, किसी को कोई चोट ना लगे, कोई ऐसा मामला ना आ जाए। तो ह्यूमन सेफ्टी तो सिर्फ डिजास्टर या परेशानी के टाइम ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, थ्रू आउट लाइफ साइकिल वो इम्पॉर्टेंट है ना। फिर आता है पॉइंट बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज। These might include standard office facilities, manufacturing plant, operation centers, warehouse, distribution / logistic centers, and repair
मेंटेनेंस डिपोज ना, बिल्डिंग्स हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं, ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इनके इन्होंने नाम लिए हैं, इनको भी सेफ रखना और हर किस्म के नुकसान से बचाना है। अच्छा, अब ये जो बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज़ के भी 2 पॉइंट्स हैं। Hardening provision might include steps as simple as patching a leaky roof or as complex as installing reinforced hurricane shutters and fireproof walls ना। वो सिर्फ ये नहीं है कि उसका ताल्लुक सिर्फ वेयर हाउस और बिल्डिंग से है, उनका बहुत गहरा ताल्लुक रिपेयर से भी है। भाई अगर लीकी रूफ है तो ऐसा थोड़ी है कि लीकी रूफ हो रही है तो उसको छोड़ देना। वही लीकी रूफ जो है ना बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकती है और खर्चे भी बढ़ा सकती है अगर वो कंटिन्यू लीक करती रही तो ना। और इसके अलावा जो है हरिकेन्स के शटर्स लगते हैं, जो कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशन हरिकेन्स के इलाकों में होती हैं उनके शटर्स लगते हैं और फायर प्रूफ वॉल्स भी बनाई जाती हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि फायर प्रूफ वॉल्स भी बनती हैं ना। फिर नंबर 2 है alternate sites. It's associated with disaster recovery planning, which is DRP rather than BCP ना। BCP क्या है, उसमें तो सभी आ जाता है ना, उसमें तो यानी क्वालिटेटिव भी आता है, क्वांटिटेटिव भी आता है, सभी कुछ उसमें वो कवर हो जाता है। लेकिन जो है ना डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग भी जो है ना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी किस्म का डिज़ास्टर आता है तो फिर उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस तरह से हम रिकवर करेंगे। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान BCP as disaster recovery planning. BCP focuses on whole business, will cover communication and processes more broadly ना। मैंने पहले ही कहा था कि वो ओवरऑल देखा जाता है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो है हर किस्म की कम्युनिकेशन, बिजनेस को बढ़ाना, हर तरह की चीज़ ना। और DRP फोकसेस मोर ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ रिकवरी ना। DRP जो है डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग जो है ना, वो जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज या टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो आते हैं ना, उनके ऊपर फोकस करता है। तो अगर हम ये बात को समझें कि सो BCP इज एन अम्ब्रेला पॉलिसी एंड DRP इज अ पार्ट ऑफ इट। BCP तो ओवरऑल एक अम्ब्रेला है और उसी के अंडर ये डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग आती है। और डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग ज़्यादातर टेक्निकल होती है, हर किस्म के टेक्निकल इशू को वो मतलब एड्रेस करते हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर 69, इंफ्रास्ट्रक्चर। Every business depends on some sort of infrastructures for its critical processes. There are 2 main methods. Number 1, physically hardening system. You can protect business such as computer, fire suppressions and uninterruptible power supply. क्योंकि पावर सप्लाई का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोड शेडिंग हो गई या पावर चला गया तो बस हर चीज़ फिर थम जाती है, रुक कर जाती है, रह जाती है। और फिर नंबर 2 है ऑल्टरनेटिव सिस्टम। यू कैन प्रोटेक्ट बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कंप्लीटली रिडंडेंट नो लॉन्गर, रिडंडेंट का मतलब होता है नो लॉन्गर नीडेड, a system, communications, links that rely on different facilities. इसको मुझे समझने में थोड़ा सा मुश्किल आया था और इसमें इस सेकंड पॉइंट पर ही मेरा थोड़ा वक्त लग गया था, लेकिन इसे मैं इस तरह से समझी हूँ कि an organization move many of the technology operation to the cloud, यानी वो क्लाउड को दे देते हैं अपनी वो चीज़ें। उन्हें अंदाज़ा होता है कि क्लाउड में उन्हें मोर अफोर्डेबल पड़ेगा और मोर कन्वीनियंट पड़ेगा, तो वो क्लाउड सर्विसेज को अपनी वो चीज़ें दे देते हैं। तो ये जो अल्टरनेटिव सिस्टम है इसको मैंने इस तरह से समझा, जो कि मुझे शुरू में ज़रा मुश्किल समझ में
नहीं आ रहा था, मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैंने इसको ऐसे समझा कि ये जब कहते हैं ना नो लॉन्गर नीडेड, तो वो अपने फिर कंपनी में रखते ही नहीं है वो सिस्टम, वो फिर क्लाउड सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं होप करती हूँ कि आपकी भी समझ में आ गया होगा, यानी क्लाउड से अपनी सर्विसेज ले लेते हैं उस मामले में। फिर आता है पॉइंट नंबर 70, पर्सनल सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। अच्छा, अब जो है ना पर्सनल सिक्योरिटी की पॉलिसीज और प्रोसीजर क्या है। ह्यूमंस आर ऑफन कंसिडर द वीकर एलिमेंट इन एनी सिक्योरिटी सोल्यूशन। हमें पता है कि ह्यूमन सेफ्टी इज द फर्स्ट, और है ना ह्यूमन जो है ना वीकर एलिमेंट है, लेकिन टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई सिक्योरिटी गवर्नेंस यू मस्ट एड्रेस द वीकेस्ट लिंक इन योर सिक्योरिटी चेन, नेमली पीपल ना, लोग मतलब सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। हाउएवर, लेकिन people can be key security asset when properly trained and motivated to protect not only themselves but the security of the organization as well। ठीक है, दुनिया में ह्यूमन जो है और स्पेशली साइबर सिक्योरिटी के मामले के अंदर ह्यूमन सेफ्टी नंबर 1 है, और ह्यूमंस जो हैं वो सबसे वीकेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि अगर ह्यूमन कैजुअलिटीज हो जाती हैं तो फिर बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि अगर इंसान नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ किसी काम की नहीं है। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ जो बनाया है इंसान ही के लिए तो बनाया है, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा ना। ठीक है ना, तो ये जो है, लेकिन देखें अगर यही इंसान प्रॉपरली ट्रेन हो जाए और मोटिवेटेड हो जाए और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझने लगे और उसे इम्प्लीमेंट करने लगे, तो फिर है ना यही इंसान जो है ना सभी के लिए, एक दूसरे के लिए भी और सारी कायनात के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। फिर कायनात जो है ना अल्लाह ताला इंसान की मर्जी पर फिर चलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंसान जो है ना अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर देता है और उन्हें अप्लाई भी करना शुरू करता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 71, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Hiring new staff typically involves several steps. Without a job description, there is no consensus on what type of individual should be hired. Job responsibilities are the specific work tasks an employee is required to perform on a regular basis. Job descriptions are not used exclusively for the hiring process. They should be maintained throughout the life of the organization ना। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है ना, तो जो ह्यूमन रिसोर्स होती है ये उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे लोगों को हायर करें जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन पर पूरे उतरते हो ना। और ये जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन और जो जिम्मेदारियां हैं ये सिर्फ है ना हायरिंग के टाइम ही के लिए नहीं होती है ना, ये तो थ्रू आउट, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है, वो बिजनेस जिंदा है और वो चल रहा है, तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलती रहेंगी। फिर आता है नंबर 72, कैंडिडेट स्क्रीनिंग एंड हायरिंग। एम्प्लॉयमेंट candidate screening for a specific position is based on the sensitivity and classification defined by the job description. The human resources, which is the HR department staff, are looking to confirm that a candidate is properly qualified for the job. मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये ह्यूमन रिसोर्स की जिम्मेदारी है कि वो राइट कैंडिडेट राइट जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए हायर करें और उनकी राइट स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अच्छा, फिर आता है नंबर 73, ऑन बोर्डिंग एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एंड पॉलिसीज। इट्स अ प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू employees to the organization, having them review and sign in employment agreement and policies, जो सबके साथ होता है। To maintain security, assign the principle of least privilege
that users should be granted the minimum amount of access. जो शुरू में हायर होते हैं या जो लीज प्रिविलेज होते हैं उनको मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सेस दिया जाता है ना. When a new employee is hired by sign agreements, these items might be separate documents such as an acceptable use policy, जो कि AUP है, कि भाई वो डॉक्यूमेंट जिनको हायर किया जाता है उनसे ये डॉक्यूमेंट साइन कराया जाता है कि तुमने सारी पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना है और नेचुरली इम्प्लीमेंट भी करना है. AUP डिफाइन व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है ना. One document is a non-disclosure agreement, NDA. An NDA is to protect the confidential information within an organization from being disclosed by a current or a former employee. ना यानी non-disclosure agreement जो होता है ना वो ये होता है कि आप कंपनी की कोई भी बात जो है ना किसी को लीक नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं करेंगे. करंट एम्प्लॉय भी और जो फॉर्मर एम्प्लॉय जब वो छोड़ के जा रहे होते हैं तो उन्हें भी ये दिया जाता है फॉर्म. अच्छा, फिर आता है 74, नंबर 74, एम्प्लॉय ओवरसाइट. थ्रू आउट द एम्प्लॉयमेंट लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सनल मैनेजर should regularly review or audit the job description, work tasks, privileges, and responsibilities for every staff member. Mandatory vacation is used as a peer review process. अब ये मैंने पहली दफ़ा इस बात को समझा कि मैंडेटरी वेकेशन के कंपनी को भी बहुत फ़ायदे होते हैं. हालांकि मैं हमेशा समझती थी कि वेकेशन तो एम्प्लॉय के फ़ायदे की चीज़ है क्योंकि उसे फिर अपने जॉब से ब्रेक मिलता है और वो अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकता है या ऐसे अपनी वेकेशन ले सकता है. लेकिन यहाँ ये लोग ये बता रहे हैं कि while the worker is on vacation, a different worker perform their work, which make it easier to verify and detect abuse, fraud or negligence on the part of the original employee. मैंडेटरी वेकेशन कंपनी को ये फ़ायदा देती है और स्पेशली आईटी की दुनिया हो और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया हो उसमें ये होता है कि कोई शख्स वेकेशन पे जाता है, ठीक है, तो उसकी जगह कोई दूसरा बंदा फिर काम करता है, उसका काम फिर कोई दूसरा बंदा लेता है ना. तो उससे क्या अंदाज़ा हो जाता है, एक तो दोनों की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा हो जाता है और फिर इस बात का भी अंदाज़ा हो जाता है कि उससे बहुत सारी चीज़ें यानी डिटेक्ट होती हैं, यानी अब्यूज़ डिटेक्ट हो जाता है, फ्रॉड है, नेग्लिजेंस है, उसने कहाँ कहाँ कमी रखी, गफलत की, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं कर रहा था, कहीं वो किसी प्रिविलेज को अब्यूज़ तो नहीं कर रहा था. तो ये भी एक मैंडेटरी वेकेशन का फ़ायदा है जो कि सरासर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी को होता है. ये मैंने पहली दफ़ा इसमें ये बात को समझा. अच्छा, फिर वो कहते हैं कि यूज़र बिहेवियर एनालिटिक्स, UBA, यूज़र एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स, UEBA, are the concept of analyzing the behavior of user, subjects, visitors, customers, and so forth for some specific goal or purpose. ना यूज़र बिहेवियर एनालिटिक्स जो होता है ये अब एक तरह से साइकोलॉजी का पॉइंट है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी और आईटी में भी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि इंसान दूसरे के बिहेवियर से एक अंदाज़ा करता है. जो यूज़र्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, विजिटर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, उनको समझने में बहुत काम करती है ये चीज़ ना. क्योंकि जब मैं एक ज़माने में बैंक ऑफ अमेरिका में काम करती थी और जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया, मैंने अंदाज़ा किया कि अब मैं जो है कस्टमर से बात करके अंदाज़ा कर सकती हूँ उसके बिहेवियर का ना, कि उसकी क्या पर्सनालिटी है और वो किस प्रोडक्ट या किस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड होगा या होगी और किस तरह से हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं इसको वो चीज़ ऑफ़र करके ना.
तो ये भी जो है ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मैं समझती हूँ मेरे लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के लिए ना दूसरे के बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नॉट नेसेसरली कि हर शख्स को एक ही चीज़ में इंटरेस्ट हो ना, हर शख्स डिफरेंट तबीयत का होता है, डिफरेंट तरीके से सोचता है, और उसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट होता है। इसीलिए देखें, ये अल्लाह की दुनिया है, ये डिवर्सिफाइड दुनिया है, और इसमें आप देखें किसी को लाल रंग पसंद है तो किसी को सफ़ेद, तो किसी को काला, हर रंग बिकता है, इसलिए कि हर इंसान की पसंद अलग अलग होती है, तो सबके बिहेवियर भी अलग अलग होते हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर 75, ऑफ बोर्डिंग, ट्रांसफर्स एंड termination process ना। Offboarding is the removal of an employee identity from IAM, which is Identity and Access Management. इसको मैंने कुछ यूँ समझा कि जैसे एम्प्लॉय की आइडेंटिटी जैसे निकाल दी जाती है ना सिस्टम में से। द टर्मिनेशन प्रोसीजर शुड इंक्लूड एन एग्जिट इंटरव्यू, रिमाइंडर ऑफ NDA जो कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है। मैंने पहले भी कहा था कि हायरिंग के टाइम में भी ये साइन कराया जाता है, और जब बंदा जा रहा होता है छोड़ के जॉब, तब भी साइन कराया जाता है कि कोई भी चीज़ अब डिस्क्लोज ना करना जो तुमने वादा किया है। रिटर्न ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी एंड डिसेबलिंग ऑफ नेटवर्क एक्सेस ना। नेटवर्क से तो उनको डिसेबल कर दिया जाता है कि वो अब नो लॉन्गर एम्प्लॉय है, और उसकी जो आइडेंटिटी भी है वो भी सिर्फ कुछ चीज़ें सेव की जाती हैं फ्यूचर के लिए, बाकी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है। वो एज अ एम्प्लॉय नहीं अब कंपनी का है ना। वेंडर, कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट्स एंड कंट्रोल ना, SLA, service level agreement are used to define the level of performance expectation, compensation and consequences for external entity, person or organization. डिफाइन करता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है ना, वो है ना डिफाइन करता है कि परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, कंपनी की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कॉम्पनसेशंस क्या हैं, कोई भी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस यानी क्या होंगे, क्या रिजल्ट्स आएंगे फॉर एक्सटर्नल एंटिटीज़ के लिए भी, पर्सन के लिए भी, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ना। ख्याल में काफ़ी लंबा हो गया है, मैं पॉइंट नंबर 75 के ऊपर इसको ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।